नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। आज लखनऊ में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सुरेश खन्ना के प्रस्ताव का सूर्य प्रताप शाही, बेबी रानी मौर्य, राम नरेश अग्निहोत्री, सुशील शाक्य, नंदगोपाल नंदी ने अनुमोदन किया। साथ ही साथ विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी, केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुवर दास और पूरी पार्टी का शुक्रिया किया। योगी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यूपी देश के मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ और इसके लिए अभिभावक के रूप में केंद्र नेतृत्व का सहयोग मिलता रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 सालों में पीएम मोदी के समर्थन से यूपी में कई विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक की गई है। पहली बार लोगों को लगा कि गरीबों के लिए घर बन सकते हैं। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि यूपी दंगा मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में राज्य के लिए बहुत कुछ करना है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद यूपी की सियासत बदल गई। राजनीति अब परिवार की नहीं, विकास की बात होती है। दरअसल सपा की सरकार में राजनीति का अपराधीकरण था। यूपी की जनता इससे मुक्ति चाहती थी। आज पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम हो रहा है। नए कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत दर्ज करने में सफल रही है। अब तक बीजेपी को ऐसी सफलता प्रदेश में नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ 37 साल में ऐसे पहले सीएम होंगे जो राज्य के सीएम के तौर पर एक कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सत्ता संभालेंगे। बीजेपी ने 41.29% वोट हासिल करते हुए राज्य में सत्ता में वापसी की है। सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। योगी सरकार की दूसरी पारी के आगाज के लिए सज रहे मंच पर नए यूपी के संकल्प को शोकेस दिखेगा। योगी अपनी टीम के साथ शुक्रवार की शाम इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे। मंच के बैकड्रॉप में लगी एलईडी पर शपथ की तस्वीर इन लाइनों के साथ उभरेगी। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो महत्वपूर्ण और बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को, उस आशीर्वाद को शपथ ग्रहण समारोह में मेगा शो के रूप में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज की तारीख में जो कल की बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शुरुआती दौर में 48 मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार की कैबिनेट सिर्फ 2022 से 2027 तक की नुमाइंदगी नहीं करेगी, बल्कि 2024 के साथ 2027 और 2029 के चुनावों की भी मजबूत आधारशिला रखेगी। इसके लिए शुरुआती दौर में यही तय किया गया है कि दलित समुदाय के लोगों को आगे रखा जाए। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में पहली बार शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को इस बार भी योगी कैबिनेट में बने रहने की संभावना है, जबकि तीसरा उप मुख्यमंत्री अगर बनाया जाएगा तो एक दलित महिला या पुरुष हो सकता है। इसमें बेबी रानी मौर्य के अलावा 1-2 और नाम भी चर्चा में चल रहे हैं।
बीजेपी पूरी तरह से उस जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही कैबिनेट का विस्तार करेगी, जिससे 2024 का चुनाव सधता हुआ नजर आए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ आया है। इसीलिए पार्टी इस बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है और सरकारी योजनाओं के अलावा उसकी भागीदारी भी सरकार में सुनिश्चित करना चाहती है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल का गठन और उसका विस्तार अगले कई चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कॉरिडोर से बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में राजनीतिक पिच मजबूत करना चाह रही है। खासतौर से बीजेपी दलित वर्ग में मजबूत पकड़ अपनी बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिले दलित वोटों को बड़ा आधार बनाना चाह रही है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्रदेश की जनता एकजुट हुई, योगी जी के नेतृत्व में एकजुट हुई और फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसका कल शपथ ग्रहण समारोह है। अभी सदन जा रहे हैं, चूंकि व्हिप जारी है इसलिए सदन जा रहा हूँ और कल आकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। इस बार की जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने को भी दिया जाता है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को शपथ ग्रहण के मंच पर स्थान देकर भविष्य की रूपरेखा तय कर दी जाएगी। ये तय है कि योगी सरकार आने वाले समय में भी गरीबों के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को जारी रख सकती है। बीजेपी को जीत दिलाने वाली प्रमुख योजनाओं को मंच पर स्थान देकर कुछ यही संदेश देने की कोशिश होगी। इसके अलावा महिला कार्ड चलकर भी बीजेपी एक संदेश देने का प्रयास कर सकती है। चर्चा है कि महिला मंत्रियों की संख्या इस बार ज्यादा होगी। यहाँ तक कि विधान परिषद के कुछ सदस्यों को भी मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। यही नहीं, भविष्य में कैबिनेट विस्तार के लिए भी कुछ पद खाली रखे जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा सहित कई प्रमुख नेता समारोह में शिरकत करेंगे। बीजेपी के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। आरएसएस के पदाधिकारियों के भी शामिल होने की चर्चा है। इस दौरान यूपी के विकास की संभावनाओं को दिखाने के लिए मेहमानों की पंक्तियों में प्रदेश के बड़े निवेशक भी मौजूद रहेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही स्विस कंपनी के अधिकारियों से लेकर लुलु ग्रुप के प्रतिनिधियों और बड़े अन्य निवेशकों को भी बुलावा भेजा गया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, कंगना रनौत और बोनी कपूर को भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का आमंत्रण भेजा गया है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम को भी समारोह के लिए बुलाया गया है। समारोह में कई मठों और मंदिरों के पुजारियों की भी मौजूदगी रहेगी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का संदेश गांव तक भेजने की तैयारी भी की गई है। इसके लिए 403 विधानसभा में से करीब 100 कार्यकर्ताओं को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से 40,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। वे योगी सरकार को एक बार फिर से बनता देखेंगे और अपने गांव तक पहुंचकर इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताएंगे। इसे भी वर्ष 2024 की तैयारी के तर्ज पर देखा जा रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, यही वो स्थान है जहां बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। 37 सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब किसी सरकार ने 5 साल शासन करने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश इस मौके को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों समेत बीजेपी ने विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रण भेजा है, यहाँ के लिए बुलावा भेजा है शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, लेकिन कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर कैबिनेट का विस्तार होगा, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। प्रोफेसर भुवन जोशी जी हमारे साथ है, सपा के स्पोक पर्सन है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही साथ राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे है। सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नए कैबिनेट का विस्तार है और कैबिनेट के विस्तार के साथ ही कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा,
योगी कैबिनेट का, जो नए कैबिनेट का फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा सर? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए नेहा जी, कैबिनेट का फार्मूला बहुत ही शानदार होगा और एक भव्य समारोह में कैबिनेट का जो गठन हो रहा है, इसका एक आगाज उत्तराखंड में किया गया है। देखिए उत्तराखंड की पूरी मंत्रालय जो है लगभग एक तरफ जो है युवाओं को हाथ में दी गई है, दूसरी तरफ कुछ उसमें अनुभव को भी तरजीह दी गई है। तो वही यहाँ भी देखने को मिलेगा कि युवाओं को मौका मिलेगा और जिस लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मंत्री हमारे यहाँ बेहतर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की, जहां से जिसका आशीर्वाद हमको, जिस वर्ग का आशीर्वाद मिला है, उनके दल का जो प्रतिनिधि है उसको प्रतिनिधित्व यहाँ पर मंत्रिमंडल में भी दिया जाए, इसकी भरपूर कोशिश रहेगी। ठीक है जी नेहा जी, हर वर्ग का ध्यान रखने की बात की जा रही है। जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है? क्योंकि ये कहा जाता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है। अब ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग का कैबिनेट के विस्तार के वक्त ध्यान रखा जाएगा, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने एक बार फिर से योगी सरकार को बनाया। तो क्या एक बार फिर से चुनावी मूड में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और 2024 की तैयारियों में जुट गई है क्या? समाजवादी पार्टी ये तय नहीं करती है। हमारे यहाँ ये भावना है कि हम अपने विपक्षियों के पारिवारिक मामले में या इनके पार्टी के मामले में आंतरिक हस्तक्षेप करें। अगर महारत हासिल है तो भारतीय जनता पार्टी को दक्षता हासिल है, ये बात हम कबूल करते हैं सार्वजनिक मंच पे। और हम कहना चाहते हैं जितने हमारे विधायक हमारी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जो विकास पुरुष है, उनके बनाए गए स्टेडियम में आज इनका कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कहना चाहता, उत्तर प्रदेश की जनता की हैसियत से मैं एक नागरिक भी उत्तर प्रदेश का, मैं कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट में सैगल जी जैसे लोग, कम से कम टैनी जैसे लोग, या कम से कम इनके चिमनिया जैसे लोगों का ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के लोग को ऐसे लोगों से डर लगता है। ऐसे लोगों से एज ए नागरिक मैं बोलना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की हैसियत से नहीं, एक नागरिक की हैसियत से मैं बोलना चाहता हूँ। इस तरह के लोगों को मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश की जनता को डर लगता है। ठीक है प्रदीप जी, 2.0 योगी 2.0 कैबिनेट में दिखेगा गुजरात मॉडल का अक्स, ऐसा बताया जा रहा है। और मोदी ने 15 साल की फ्यूचर कैबिनेट बनाने का निर्देश दिया है। यानी कि ये कहा जा सकता है जैसे गुजरात में एक बार सरकार बनी तो फिर वो हटने का नाम नहीं ले रही, ऐसे ही बहुत आगे तक का सोच के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों का क्या होगा सर? निश्चित तौर पर आज हम इन्हें बधाई देते हैं। नई सरकार के गठन के बाद 90 दिन तक हम इस सरकार को हनीमून पीरियड देते हैं, लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की महान जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब जनता भी अपेक्षा करती है और हम विपक्ष के राजनीतिक दल होने के नाते हम ये अपेक्षा करते हैं, अब कम से कम ऊंचाहार जैसे 5 ब्राह्मणों को जिंदा नहीं जलाया जाएगा। कम से कम जो राशन इन्होंने बंद कर दिए हैं उसे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। कम से कम इतना जरूर होगा कि जो बेरोजगार नौजवान नई सरकार से नौकरी मांगने जाएं, उन पर लाठियां न चलें। कोई भी परीक्षा जो नौकरियों के लिए लाई जाए वो उसमें घोटाले ना हो, घोटालों की फेट न चढ़े, ये कोशिश होनी चाहिए नई सरकार की। और हम ये अपेक्षा करते हैं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अपेक्षा करता है, किसान अपेक्षा करता है, महिलाएं अपेक्षा करती है। हाँ, निश्चित तौर पर आप गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दीजिए, बढ़ा ही रहे हैं आप, पेट्रोल के दाम आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए, लेकिन वो राशन जो आपने बंद कर दिए हैं उसे आप सुचारू रूप से चालू कर देंगे तो जो आप देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में आके ये बात कही थी कि तो आपने मेरा नमक खाया है और आपको ये नमक का हक अदा करना पड़ेगा। प्रदेश की महान जनता ने पूरा हक अदा किया, भरपूर प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो ये अपेक्षा करते हैं कि आपने जो राशन बंद कर दिया है उसे दोबारा चालू कर दीजिए और कोशिश कीजिए अब कोई ऊंचाहार की घटना ना हो,
अब कोई हाथरस की घटना ना हो और अब किसी बलात्कारी विधायक को संरक्षित करती हुई सरकार नजर ना आए। ठीक है, मैं राहुल जी का रुख करूं उससे पहले आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ। अश्विनी जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे हैं, कह रहे हैं जो राशन बंद कर दिया वो सिर्फ चुनाव तक ही था क्या, या चुनाव के बाद चुनाव खत्म होने के साथ ही कोरोना भी खत्म हो गया, बेरोजगारी भी खत्म हो गई? क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था जी कोरोना है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब क्या रोजगार मिल गया क्या चुनाव खत्म होते ही? नेहा जी देखिए, एक कांग्रेस हो या सपा हो, नकारात्मक राजनीति करते आए हैं ये लोग और नकारात्मकता आज भी फैला रहे हैं। आज उत्सव का दिन है, कल उत्सव का दिन है। आपने जो हनीमून पीरियड कहा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो हनीमून का पीरियड कभी नहीं मनाती है। कर्मयोगी आदित्यनाथ जी अपने कामों पर लग गए हैं और काम चालू है और राशन कहीं नहीं बंद है। कल का आदेश देखिए, राशन कहीं नहीं बंद है, राशन बट रहा है और बटेगा। लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीजें रोकी गई थी, उसको भी अभी तक आगे बढ़ाया गया है, उसको रोका नहीं गया है। एक बीच में हल्ला उड़ा था कि तेल नहीं है, राशन नहीं, आपको नहीं है जानकारी। आज सुनिए प्रदीप जी, बोल लेने दीजिए, प्रदीप जी बोल लेने दीजिए। आप विश्वास कीजिए, राशन नहीं बच रहा। प्रदीप जी, आपको नहीं पता है, राशन बट रहा है, राशन में कहीं कोई रोक नहीं है। और आज देखिए, आज सुनिए, अब देखिए नेहा जी, आप तो ये जवाब सुन रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपका रुख करते हैं। प्रदीप जी सुन लेते हैं, उसके बाद यही नकारात्मकता फैलाते फैलाते 6% से 2% पर आके ठहर गए हैं। अगली बार 2% भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मोना आराधना मिश्रा अपने बदौलत जीती है और वीरेंद्र जी जहर पीने जा रहे थे कि अंतिम चुनाव है, तो जनता ने उनके ऊपर दे दिया वोट का आशीर्वाद। नहीं तो आप लोग यहाँ से खत्म थे, रुखसत थे आप लोग। लेकिन नकारात्मकता मत फैलाइए। आज का अखबार पढ़िए, अखबारों में लिखा है कहीं राशन बंद नहीं है, प्रमुखता से खबरें छपी हैं आज। और आप पूरे प्रदेश को कह रहे हैं ठीक है। चलिए प्रदीप जी, हनीमून पीरियड की बात करते हैं। आप लोग पहले ही कहते हुए हैं कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं तो ये पिकनिक मनाने के लिए आ रही हैं और फिर चली जाएंगी। लेकिन ऐसे में राहुल जी से मैं सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ सर आपके पास। सर, सवाल इस बात को लेकर है राहुल जी, क्योंकि 15 साल की फ्यूचर कैबिनेट बनाने का निर्देश दिया गया है मोदी की तरफ से। एक लंबी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है क्या, और क्या वाकई आपको लगता है, क्योंकि न सिर्फ 2024 टारगेट है, ये तो आगे तक की सोच के चल रहे हैं कि 15 साल तक हमें यहाँ से हिलना नहीं है, अडिग रहना है। तो ये क्या बताता है, ये दूरदर्शी सोच क्या बताती है, और विपक्षी पार्टियों को कितना डरने की जरूरत है? राहुल जी देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, 37 वर्षों के बाद एक तरह से फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट हुई है, तो कई सारे मिथकों को तोड़ा है। तो ऐसे स्थिति में वो उत्साह के साथ वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम लोग ये आरोप भी लगाते हैं, लोग बोलते भी हैं कि वो इलेक्शन मोड में होती है, लेकिन हाँ, वो उसके बावजूद भी इलेक्शन मोड में पार्टी रहती है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं अश्विनी जी को बधाई दूंगा भाई, कल एक तरह से लोकतंत्र के उत्सव के दृष्टि से जो है कि शपथ ग्रहण होगा और उसके पूर्व संध्या पे हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार में इतना तो जरूर देखिए, सरकार का जो हम लोगों ने देखा है नेहा जी की जो गठन हो रहा है, तो बड़ी इसमें काफी ज्यादा ध्यान तो रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन मोर्चों पर भी ध्यान रख रही है कि जिन जिन जगहों से वोटर्स ने वोट दिए हैं उनके तत्व भी इसमें शामिल और जहाँ को वोट नहीं मिल पाए, यानी जिन जगहों से इनको वोट नहीं मिला है उस जगह से कैसे भविष्य में वोट में वृद्धि की जाए, वो रणनीति वो पूरा चला रही है। जैसे उदाहरण के लिए पूरे इलेक्शन के विश्लेषण में भारतीय जनता पार्टी मानती थी और हम लोग भी मानते हैं कि महिलाओं ने एक तरह से साइलेंट वोटर्स के रूप में काम किया, तो एक तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की पूरी बात चल रही है कि हम लोग मंत्रिमंडल में महिलाओं को देखेंगे। नंबर 2 की देखिए, युवाओं का एक तरफ से रहा यहाँ पे कि युवा भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ रहे, तो जबकि बेरोजगारी जैसे गंभीर मामले थे और वो मामले जमीन पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं उन लोगों ने भी एक आशा के किरण के साथ हो सकता है कि पिछले कार्यकाल में कोरोना के कारण अगर हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया तो अगले कार्यकाल में मिलेगा, इसलिए संतोष के साथ वो आगे बढ़े। तो आप देख लीजिए, जो आप लगातार कह रही थी कि एक तरह से युवाओं को मंत्रिमंडल में जगह देंगे, तो इसका 2 लाभ है। एक तो युवाओं के साथ वो कनेक्ट भी करेंगे, दूसरा है कि वो एक तरह से लंबी पारी भी खेलेंगे, जिसमें कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई आगे के समय में भविष्य का जो फ्यूचर कैबिनेट की बात की जा रही है वो किस संदर्भ में की जा रही है, क्या कम उम्र के लोगों को जगह देंगे तो ये लाभ मिलेंगे। लेकिन तो ये एक इस प्रकार की तमाम रणनीति के साथ है कि एक सोशल इंजीनियरिंग कैसे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग हो। मान लीजिए कि
बीएसपी का वोट प्रतिशत घट रहा है। आगे चुनावों के दौरान जो सोशल इंजीनियरिंग की गई वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हुई, लेकिन क्या उसके बाद बेहतर सोशल इंजीनियरिंग कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या बाकी पार्टियां भी इससे सीख पाएगी? महिलाओं ने वोट दिया, साइलेंट वोटर के तौर पर घर से बाहर निकली, और जब महिलाएं वोट देती हैं तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने और सत्ता से बाहर हटाने का भी मादा रखती हैं। ऐसे में जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, चुना, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना रही हैं, महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी इस कैबिनेट में, ये भी पूछने का हक रखती हैं। फिर जरूर जरूर, ये जो है आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं का आशीर्वाद लिया है, हमेशा लिया है। अभी नहीं, पिछली बार भी हमारे यहाँ देखिए मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं थी। इस बार भी आपको महिलाओं की पूरी हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे दल वही अभी जो मैंने कहा कि नकारात्मक राजनीति करते रहे, और इन लोगों ने जाति की राजनीति की और हम लोगों ने एक वर्ग की राजनीति की। जो आधी आबादी जिसको कहते हैं, वो एक वर्ग हमारा तैयार है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उसका आशीर्वाद हमको मिलता है, तो उसको हम लोग जरूर आगे करेंगे। और महिलाओं को आगे करने का भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है घूम घूम कर कि हम 40% देंगे, 60% देंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में वादा करके बहुत सी पार्टियां चली जाती हैं, दूसरे राज्यों में करती हैं वो काम। अश्विनी जी, ये भी कहा जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देखिए, ये तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और सिर्फ नेतृत्व का है, जो पर्यवेक्षक लोग आए हैं, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जिन वर्गों की बात की, युवाओं की बात की, अनुभव की बात की, महिलाओं की बात की, और सभी वर्गों के लोगों से जो नेता आए हैं चुनकर, उनकी बात की। अभी राहुल जी कह रहे थे, मैंने कहा कि राहुल जी ने भी कहा महिलाओं के लिए, बेरोजगारों की बात की। मैं राहुल जी के आपके माध्यम से राहुल जी को बताना चाहता हूँ, सरकार हमारी अभी अभी बनने की प्रक्रिया में है, कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन जो पुलिस की भर्ती है और जो शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है, उस भर्ती पर काम चालू है। इसलिए ये सरकार न तो हनीमून पीरियड बनाती है, अपना काम करने के लिए हमेशा आगे रहती है। और आज माननीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी ने, नेहा जी मैं खत्म करता हूँ एक लाइन में, कि जो आज भाषण दिया उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को हमें और आगे ले जाने के लिए और जिम्मेदारी मिली है हमको। 5 साल के लिए जनता ने अगर हमको चुना है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम और 4 नारा जो सुशासन का, सुरक्षा का, विकास का, सबका नारा देकर जो भारतीय जनता चल रही है, वो आने वाले 5 सालों में ठीक है सर, महिलाओं की कैबिनेट में भूमिका कितनी होगी और क्या पहले से बेहतर होगी, इस पे सभी की निगाहें हैं। लेकिन प्रदीप जी, महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं सशक्त हो, इसको लेकर तो आपकी पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से 40% आरक्षण के साथ ही महिलाओं को तवज्जो देने की बात आपकी पार्टी की तरफ से की गई, और कई नेता तो नाराज होकर कि उनको टिकट नहीं मिल पा रही उनकी सीट से, वो दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या वजह ऐसे रह गई कि आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पाई महिलाएं? आप तो कहते रहे स्कूटी मुफ्त मिल जाएगी, आप तो कहते रहे सुरक्षा मिल जाएगी, आप तो कहते रहे कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, प्रियंका गांधी जगह जगह जाती रही। आप तो कहते रहे कि विपक्षी की अगर भूमिका में है तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी है, लेकिन महिलाओं ने तो नकार दिया सर। निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं यार कि इस चुनाव में प्रदेश में सिर्फ महिलाओं ने नहीं, युवाओं ने, किसानों ने और आम वर्ग ने भरपूर समर्थन दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो है, लेकिन एक बड़ी संख्या वो भी है, 52% लोग वो भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खारिज किया है, नकारा है, नापसंद किया है। दूसरी बात, हम इस बार हम साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि नई सरकार को हम बधाई देते हैं, हम कोई नकारात्मक बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। शाही जी नाराज हो गए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऊंचाहार में जिस तरीके से 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था, ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। तो ये राय अगर हम दे रहे हैं तो कोई गलत दे रहे हैं क्या? हम कहते हैं कि हाथरस की बेटी के साथ जिस तरह अन्याय हुआ, मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। नहीं सर, इससे पहले आप लोग कहते रहे कि ब्राह्मण तो नाराज है, ब्राह्मणों ने भी वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये नाराजगी थी तो फिर वोट में क्यों तब्दील हो गए? नहीं, हमने ये नहीं कहा नाराजगी है, हमने तो भरपूर प्यार दिया है। नहीं, इससे पहले तो आप कहते रहे ना।
पूरे चुनाव भर तो यही कहते रहे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल कहते रहे साहिब जी, बिल्कुल कहते रहे। हमने कोशिश की, हो सकता है हमने कुछ कमियां रह गई होंगी, तभी तो हमें प्यार नहीं मिला, तभी तो हमें प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। आपको मिला है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। आज सिलेंडर के बड़े दाम मुद्दा नहीं है, पेट्रोल के बड़े दाम मुद्दा नहीं है, बेरोजगार नौजवानों पर चलती लाठियां मुद्दा नहीं है। मुद्दे प्रदेश के पटल से गायब नहीं हो गए। लोगों ने अपेक्षा की है कि नई सरकार जो आएगी वो बेरोजगारों पर लाठियां नहीं चलाएगी। इस अपेक्षा के साथ नौजवानों ने आपको वोट किया। महिलाओं ने इसलिए वोट किया कि सिलेंडर के दाम आप बढ़ाने के बजाय घटाएंगे, लेकिन बढ़ गए, कोई बात नहीं। पेट्रोल के दाम घटाने के लिए प्रदेश के आम नागरिकों ने आपको वोट किया, बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब नई सरकार आने के बाद आप एक कोशिश करिए कि पहली बात तो राशन देने की बात शुरू कर दीजिए, राशन बंद कर दिया आपने। बाकी चीजों की जो हमने राय दी है, साई जी नाराज होने के बजाय आप इसे हमारी सकारात्मक राय मानिए और इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करके ये कहिए कि नई सरकार पहल करते हुए अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने दे। अब किसी किसान जो आपके कानून बनाने का विरोध करते हुए सड़क पर आए, उन पर कोई थार उनके सीने पर न चढ़े, ऐसे गुंडों पर भी। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार करती रही चुनाव से पहले कि जी अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आ जाती है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो महिलाएं तो महफूज नहीं होगी, महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। वो तो जो एक नैरेटिव सेट किया था उसमें वो कामयाब हो गई, लेकिन आप जो नैरेटिव सेट कर रहे थे उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए सर। अब क्या आपको लगता है कहाँ कहाँ कमियां रह गई, कहाँ कहाँ खामियां रह गई? महिलाओं की जब बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो कैबिनेट में महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जानी चाहिए, कैसा कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए जिसमें महिलाओं को भी खास तौर पे आगे बढ़ाया जा सके? नेहा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारा 2.5 गुना सीटें बढ़ा दी उन्होंने और सबसे दूसरी बात हमारा 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ा दिया। और एक काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो 2 ध्रुवीय पॉलिटिक्स हो गई है। अगर एक ध्रुव उसमें अगर बीजेपी है तो दूसरा ध्रुव उसमें आपकी समाजवादी पार्टी है। ये और रही बात गठबंधन की आप कह रही है, मैं कहना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं वो पुनर्विचार कर लें, क्योंकि कल पूरे देश ने देखा है बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायकों को ये अपने साथ ले गए। ये लोग गठबंधन को कैसे निभाते हैं मैं कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है, जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के सर पे हाथ रख देते हैं। और आज देखिए मुकेश सहनी की हालत कैसी कर दी है कि उनको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना है। आज उनके सहयोगी को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और हमारे सहयोगी जितने भी हमारे सहयोगी है वो चट्टान की तरह माननीय अखिलेश सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हाँ हम भस्मासुर है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए जहाँ होते हैं विपक्ष को खत्म कर देते हैं। नेहा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, बिहार में आप देख लीजिए बिहार में आज क्या स्थिति है। मुकेश सहनी की पार्टी का क्या कर दिया इन्होंने, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। अगर चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है तो हमारी गलती नहीं है, हम तो बताना चाहते हैं इनके सहयोगी वो कहना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। ठीक है, चट्टान की तरह। जी जी जी, रखिए बात। देखिए हमारे जोशी जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इतनी व्याकुलता क्यों है मुकेश सहनी की पार्टी, उनके विधायकों ने आस्था अगर व्यक्त की भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का दोष है? 111 इनके विधायक हैं, हो सकता है कि वो विधायक कहें कि अखिलेश जी में अब आस्था नहीं है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा दोष है? भारतीय जनता पार्टी तो प्रचंड बहुमत में यहाँ भी है, वहां भी बहुमत में है। तो इसमें इतना देखिए, इतना आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए। और जो प्रदीप भाई ने कई बातें कही, चलिए अच्छा है उनके पास 2% वोट है, कोई बात नहीं है, वो लोग नकारात्मकता भी फैलाते रहे, आप लोग भी फैलाते रहे, लेकिन सरकार ने आपके कहने से पहले उन सब चीजों को संज्ञान ले लिया है। आपने क्या क्या फैलाई ये तो बता दीजिए, दिखाते रहिए। आप लोगों ने क्या फैलाई ये तो बता दीजिए शाही जी, आप लोगों ने क्या क्या फैलाई ये तो बता दीजिए। कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा यहाँ तक फैला दिया, और भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। वो कर्नाटक में हिजाब का किसने फैलाया? राहुल गांधी ने फैलाया। ट्वीट किसका? राहुल गांधी का। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान दिखाइए जो उसके पक्ष में बोला हो कहीं? किसी ने नहीं बोला। हर व्यक्ति ने कहा कि ये गलत है, नहीं बोला, नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सबने बोला सर,
किसने नहीं बोला राहुल जी? बताइए किसने नहीं बोला? सबने तो बोला। क्या कर्नाटक का विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हावी होता हुआ नहीं दिखाई दिया? हमसे भी पूछा, हमने भी तो कुछ बोला है कि गलत है। कहीं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को उसने प्रभावित भी किया है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा अश्विनी जी को, क्योंकि जब मैं नेहा जी आपके कार्यक्रम के लिए आ रहा था टीवी चैनल से, तो रास्ते में हमें कई सारी महिलाएं मिली, और वो महिलाएं मिली जिन्होंने कि दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो उन्होंने कहा चैनल में हमारी बात जरूर रख दीजिए। उन लोगों ने विशेष आग्रह किया है कि भाई गैस सिलेंडर के मामले को जरूर रख दीजिएगा, कि कम से कम गैस सिलेंडर को योगी जी एक तरह से शपथ ग्रहण लेने के बाद उसमें जरूर कटौती करें, जिससे कि किचन चलाना आसान हो जाए। तो ये अश्विनी जी ये मैसेज है आपके लिए कि भाई गैस सिलेंडर वाले मामले पर महिलाएं जो कि आपको जिन्होंने आपको वोट दिया है। कहना चाहता हूँ आपसे, जो हमारे भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे छोटे भाई अश्विनी जी, मैं कहना चाहता हूँ दोनों उदाहरण जो उन्होंने दिए, दोनों उदाहरण गलत दिए। अगर ये हमारी पार्टी के साथ कुछ करते हैं तो ये हमारे विपक्ष में है, वो एक राजनीति के तहत आएगा। जो मुकेश साहनी के साथ इन्होंने करा है वो धोखे के तहत आता है, और धोखा वो भी अपने लोगों से। चलिए ठीक है, मुकेश साहनी पे ये बहस नहीं हो रही सर, हम तो बात इस पे कर रहे हैं कि योगी कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा, क्या उसका स्वरूप होगा, कितने दलितों को मौका मिलेगा, कितने महिलाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को क्या मौका दिया जाएगा, जिनसे वोट लिया है उन्हें कितना तवज्जो देगी भारतीय जनता पार्टी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर मेरा प्रदीप जी आपसे है। प्रदीप जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, इन्होंने 403 विधानसभाओं में से 100 कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ये कह रहे हैं उन्होंने हमारे वोट बैंक को मजबूत किया, हमें वोट दिलवाया है या दिया है। उनमें से तकरीबन 40,000 यानी कि 403 विधानसभाओं में से 40,000 कार्यकर्ताओं से ज्यादा इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सर, क्या लगता है कि एक अच्छी पहल है अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की, ताकि वो आने वाले चुनावों में भी ऐसे ही बेहतर काम कर सके, और कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं इससे सीखने की जरूरत है? लगता है आपको ऐसा? निश्चित तौर पर एक अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। ये उनका उनका नजरिया है कि वो किन लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं, किन्हें नहीं बुलाते हैं, किन्हें मंत्री बनाते हैं, किन्हें नहीं मंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का दृष्टिकोण है, वो कैसे बुलाते हैं। हमारी राय सिर्फ इतनी हो सकती है कि नई सरकार जो आए, जो इससे पहले हम बार बार उस विषयों को दोहराना नहीं चाहते। आप निश्चित तौर पर जैसे वरिष्ठ पत्रकार से महिलाओं की मुलाकात हुई, उन्होंने लगा कि वरिष्ठ पत्रकार योगी जी तक ये बात पहुंचा सकते हैं, तो उनसे उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम को कम करने की सिफारिश की। इन्होंने आपके जैसे संविधान चैनल पर उनके सम्मानित प्रवक्ता से ये निवेदन किया कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिए। तो कोशिश होनी चाहिए कि जो दाम आपने बढ़ा दिए हैं, एक चुनाव के तुरंत बाद बढ़ा दिए हैं, ये कहीं न कहीं उन महिलाओं को जिनका भरपूर समर्थन आपको मिला, उनकी भावनात्मक चोट उन्हें पहुंची है। कड़वा तेल के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम लगातार आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, चुनाव के तुरंत बाद तो दाम बढ़ा दिए गए, क्या उम्मीद करें महिलाएं कि शपथ के तुरंत बाद इस दामों को घटा दिया जाएगा, राहत मिलेगी लोगों को? देखिए नेहा जी, एक तेल और गैस के दामों के बारे में जहां तक बात हो रही है, इस समय जो है आज वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसके कारण से बढ़ा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से बढ़ा है। आज दूसरे देशों में देखिए किस तरीके से, अभी हमारे पड़ोस का देश श्रीलंका है, वहां देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान में तो कुछ बढ़ोतरी हुई है अभी, और आने वाले दिनों में अगर ये शायद युद्ध चलता रहा तो शायद कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारे लिए भी अगर उनको कोई कष्ट होता है तो हम देखते हैं। आप सरकार, हाँ ये चीज है, राहुल गांधी जी भविष्य वक्ता बहुत बढ़िया है, हर चीज में एक भविष्यवाणी करके बैठा चले जाते हैं। राहुल गांधी, अब तो सरकार आपकी बन रही, राहुल गांधी की सरकार थोड़ी ना बन रही। नहीं, अभी उन्होंने वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं। अभी आपने कहा कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था। आप ये तो अभी नेहा जी ने कहा होती है, आप ये बात तो मानेंगे कि श्री राहुल गांधी जी की भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं? एकदम। मैं प्रदीप भाई सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्या उनकी भविष्यवाणी पंजाब के लिए नहीं हुई थी क्या?
क्या उनकी भविष्यवाणी महाराष्ट्र में कोरोना के समय क्यों नहीं सही साबित हुई? वहां जाके उनको भी समझा सकते थे, इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं, गुजरात राजस्थान को समझा लेते, तो वहां पर वो भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हाँ, भविष्यवाणी करके इटली चले जाना और वहां बैठकर चाइना की बात करना, हिंदुस्तान को बेइज्जत करना और बैंकॉक जाकर जो है वहां से भविष्यवाणी करना उनको आता है, वो चलिए ठीक है। आज जो समाज का चीज है, मैं कहता हूं कि हम लोग फिर से, आप हमारे विपक्ष में हैं, हम एकदम से आपकी बात को मानेंगे कि कहां पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हम उसको बेहतर करने की काम विपक्ष करेंगे। का भी तो यही काम है। अभी हम अगर हालात खराब है, महंगाई बढ़ी है, तो आज से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मामले खराब नहीं हो गए हैं। यूक्रेन की जो लड़ाई है रूस से चलती हुई, आज 29वां दिन है। जो महंगाई बढ़ी है वो कब बढ़ी है, चुनाव कब खत्म हुए हैं, सर जनता है, सब जानती है सर। लेकिन खैर, मैं उस महंगाई की बात नहीं करूंगी, मैं बात इनकी करूंगी, क्योंकि 40,000 जिन लोगों को, जिन कार्यकर्ताओं को आपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, क्या लगता है इससे और कितनी मजबूती मिलेगी, इससे कितना और मनोबल बढ़ेगा उन कार्यकर्ताओं का, और भारतीय जनता पार्टी और कितनी मजबूत होगी इससे? नेहा जी देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था शहरों की पार्टी है, एक वर्ग की पार्टी है, लेकिन आज हमारे बूथ तक का प्रबंधन जो इतना बेहतर हुआ है, एक बूथ का सदस्य अगर एक विधानसभा से यहाँ बुलाया जाता है और 403 विधानसभा क्षेत्रों में, एक विधानसभा में लगभग 300 से 350 बूथ होते हैं, उससे ऊपर भी हैं, और वहां का जब कार्यकर्ता यहाँ आ रहा है तो देखिए उसके मनोबल कितना ऊंचा होगा, उसको कितना सम्मान दिया गया। सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, न कि अपमानित करने का काम करती है। अभी चुनाव में कई नेताओं को वहां के लोगों ने माला पहनाया और वीडियो देखने को मिला, माला किस तरीके से खींच कर फेंक दिया गया। वो अहंकार है, मोह और मद की राजनीति करते हैं वो लोग, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को अपना धरोहर मानकर आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई है, और उन्हीं के बल पर हम जो है ये कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। ये उनका भरोसा हमारे ऊपर कायम है, और हमारा स्नेह और उनके लिए सम्मान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको देना चाहते हैं। उसी की परिणति है कि कल इतने लोग यहाँ पर आएंगे और उस भारी मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन सर इस तरह के तो आरोप आप लोगों पे लगते रहे हैं कि काम तो उतना नहीं होता जितना इवेंट मैनेजमेंट पे फोकस करती है भारतीय जनता पार्टी, उस चीज को बड़ा चढ़ा के आगे बढ़ाती है। काम होता है थोड़ा, बताया जाता है बड़ा, ताकि इवेंट मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सके, लोगों पे संदेश बेहतर तरीके से जा सके। तो ऐसे में इस तरह के तो आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो चीजें निकल के सामने आई इसमें भी स्पष्ट होता है। क्या नहीं लगता है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो सही भी हो सकते हैं? नेहा जी देखिए, आरोप तो चुनाव भर और पिछले 1 साल से ये लोग लगा रहे हैं, विपक्ष भी लगा रहा है, बहुत प्यार से लगा रहा है। क्या वो आरोप जनता के बीच में सही पाए गए? जनता ने नकार दिया उसको, और वो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। उसको लगता था कि हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमको जो है स्वास्थ्य पर हमारा बेहतर काम कौन कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कहीं पर ये नहीं दिखा नेहा जी, जो आप कह रही है कि वादे बड़े किए गए, काम नहीं किया गया और उसका वो बना दिया गया। अरे इसको देखना हो तो जाइए अरविंद केजरीवाल का, देखिए किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार होता है। जिस चीज में वो फेल हो गए पराली में, उस पर भी करोड़ों रुपए का अरविंद केजरीवाल के तो यहाँ पर प्रवक्ता भी नहीं है, तो आप अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध के उनको मुख्य विपक्षी पार्टी की कहीं कमान सौंप रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो उसको किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हमने कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 90% काम पूरा हो गया, हमने आम आदमी पार्टी से तो डर नहीं लग रहा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा तो नहीं हो रहा कम से कम? भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस से डर नहीं लगा। वो उखड़ गई भारतीय जनता पार्टी के सामने। पूरे देश में आज 2 राज्यों में सरकार बची है, तो आम आदमी पार्टी तो अभी शासक काल में है। अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बढ़िया है कि कोई पार्टी मजबूत होकर उभरे। हम तो चाहते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, पार्टी हमारे सामने आए तो कोई तो राष्ट्रीय पार्टी आए सामने। आज कोई है ही नहीं है, किसी में दमखम नहीं बचा है। ठीक है सर, ठीक है जोशी जी, ये इवेंट मैनेजमेंट था जिसका जिक्र आप चुनाव से पहले करते रहे, या फिर ये वाकई उन कार्यकर्ताओं का मनोबल है, उन कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कड़ी मेहनत है जिसने हर लेवल पे काम किया और बीजेपी को बहुमत दिलाया?
या फिर इवेंट मैनेजमेंट था, क्या था ये सर? देखिए, मैं दो चीजों में मानता हूं ये लोग बहुत दक्ष हैं। एक तो दूसरे के परिवार के, दूसरी पार्टी के मामलों में, अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने में, और एक इवेंट का इनका जो प्रोपेगेंडा है इनका, ये बहुत इसमें एक्सपर्टाइज है। तो इसमें इनका तोड़ नहीं है, दोनों में इनका तोड़ नहीं है, दोनों मामलों में। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से, एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी की हैसियत से मानता हूं कि ये दो गुण इनके पास हैं जो हम पे नहीं है। एक तो एक दूसरे के संगठन में, परिवार में हस्तक्षेप करने में माहिर है, और दूसरा एक आपका इवेंट को इतना हाइपर बोला बना देते हैं कि वो आज के समय में ट्रेंड सेट करने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है नेहा जी, एक लाइन बोलने की इजाजत हो तो। हाँ जोशी जी, देखिए अभी तक हम इवेंट बनाते हैं चीजों को, आप वो नहीं कर पाए। ठीक है, आप तो नोएडा जाने से डरते थे, कहते थे वो आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूरे प्रदेश जो हमारे पिछले 2012 से 18 तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो जाता है वो हार जाता है। उन्होंने चैनल पर बोला था। इन मिथक को अगर हमने तोड़ा है, 37 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, राजनाथ सिंह गए थे क्या? जश्न तो मनाना ही होगा। राजनाथ सिंह आए थे क्या, ये बताइए ना नोएडा? कैसी बात कर रहे हैं सर? योगी जी गए ना, आप भी विश्वास करते थे, वो बात अलग है। योगी आदित्यनाथ ने विश्वास नहीं किया, राहुल जी कुछ कह, मैं आती हूँ सर। अब वो मिथक की बात मत करिए सर, मिथक में तो आप भी फंस जाएंगे। राहुल जी, इस डिबेट में आऊंगा भैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी जोश खरोश के साथ, काफी मेहनत के साथ मंत्रिमंडल का निर्माण कर रही है। जो हम लोग बात चर्चा कर रहे थे, चाहे वो दलितों के प्रतिनिधित्व की बात में कर रहा था कि देखिए बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर घटा है और वो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। इसलिए इनका पूरा ध्यान है कि दलित के कुछ नेताओं को किस रूप में उनको और प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसमें कि हम लोग देख ही रहे हैं बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, इन तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा भी, हो सकता है कि बेबी रानी मौर्य उप मुख्यमंत्री भी बने। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है और ये इनका पूरा अधिकार है। दूसरा चीज, देखिए 2024 काफी पास है, तो इसके माध्यम से जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि 2024 को भी साधा जा रहा है, तो इसलिए बिल्कुल साधा जाएगा और इनके लिए आवश्यक है कि ये काफी फास्ट डिलीवरी करे। तीसरा चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक तरह से ये इनकी पूरी प्लानिंग है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी कुछ प्लानिंग जो है कि वो उधर भी नजर आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने सांसद वाले हिस्से को छोड़ा, क्योंकि देखिए उनकी एक आलोचना हम लोग लगातार कर रहे थे कि वो विपक्ष में 4 साल तक एक तरह से 17 से 20 तक कहीं न कहीं उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था, जिस तरह से वो ट्विटर पे ट्वीट करते थे और बाहर नहीं निकलते। तो अब उन्होंने जिस तरह से संसद को छोड़ा है, तो उससे अब यह भी लग रहा है कि जो जनता ने विपक्षी पार्टी की जो पूरी भूमिका दी है, तो भूमिका को निभाने के लिए वो भी पूरा तैयार बैठे हैं। तो एक तरह से मैं इसको लोकतंत्र के एक बड़े बेहतरीन पहलू के रूप में देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सत्ता तंत्र तमाम रूप से लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहा है और विपक्ष भी जमीन पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर ये स्थितियां आगे हम लोगों को दिखती हैं, तो लोकतंत्र में इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं बोलते हुए ये कहा है कि यूपी में अब राजनीति 2014 के बाद से बदल गई है। अब जो राजनीति है वो परिवार की नहीं बल्कि विकास की बात होती है राजनीति में। कैसे इसे देखते हैं? और आज अमित शाह ने अगर ये कहा तो इसके क्या मायने निकालें? देखिए, कल सरकार का गठन होने जा रहा है और भरपूर समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, दोबारा सत्ता में आई है और कल सरकार का गठन होने। आज अभी आप सरकार से अपेक्षा कर सकते हो, बहुत कठोर सवाल अभी उठाने उचित नहीं होंगे अभी, और हमें लगता है कि उन्हें समय दिया जाना चाहिए। लेकिन श्री अमित शाह जी ने जो बात कही है विकास की बात, अभी ये कठोर सवाल होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ विकास तो पूरा प्रदेश ढूंढता ही रह गया। नौजवान रोजगार में विकास ढूंढता रह गया, महिलाएं जब महंगाई में विकास ढूंढती रह गई, महिला सुरक्षा पर विकास ढूंढती रह गई, कानून व्यवस्था पर विकास ढूंढा जाने लगा। लेकिन विकास कहीं अगर दिखाई पड़ा तो ये बिकरू कांड में विकास जरूर दिखाई पड़ा, जिसको इन्होंने जो है विकास को समाप्त कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन विकास आज भी प्रदेश कल भी ढूंढ रहा था, आज भी ढूंढ रहा। माननीय अमित शाह जी को कैसे विकास मिल गया? वो विकास तो टेनी महाराज के साथ बैठकर उन्होंने विकास ढूंढा और बगल में टेनी महाराज बैठे हुए थे, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि नई सरकार का गठन कल होना है, हम नई सरकार को बधाई देते हैं और शाही जी को बधाई देते हैं कि कल नई सरकार का गठन होगा, तो हम आपको मौका देंगे कम से कम 90 दिन का कि आपने जो वादे किए हैं उत्तर प्रदेश की आवाम से उसको आप लागू करें। और अगर आप लागू करते हुए नजर नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम आपसे 90 दिन बाद सवाल जरूर करेंगे। ठीक है अश्विनी जी, केशव प्रसाद मौर्य को क्या कैबिनेट में जगह दी जाएगी या फिर उप मुख्यमंत्री की कमान एक बार फिर से सौंपी जा सकती है?
क्या कुछ अभी तक खबरें हैं? देखिए नेहा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े नेता हैं और जहां तक मेरा मत है कि उनको जो है जहां पर वो थे वहां पर ही समायोजित किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिकार है और जो हमारे बड़े केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनका अधिकार है। किसको रखना है किसको हटाना है ये उन लोगों ने तय करना है और ये उन्हीं लोगों पर छोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले 10-15 घंटों के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कह रहे 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं? देखिए ये तो कयास बहुत सी चीजों के लगाए जा रहे थे और बहुत से लोगों ने जो है चुनाव के पहले तक तो योगी जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उसी दिन से हटाना शुरू कर दिया। बहुत सी चीजें हुई, यहाँ पर उनको लड़वाया गया, ये है उनसे दुश्मनी हो गई, वो हो गया, तो बहुत सी चीजें हुई। लेकिन बड़े सुचारू रूप से सरकार चली 5 साल। कल आप मंत्रिमंडल का एक स्वरूप देखेंगे जो बड़ा ही बेहतर तरीके से सबके सामने आएगा। एक मजबूत मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। आज जिस तरीके से आपने देखा कि मंच पर हमारे सहयोगी दल, दोनों दल जो हमारे सहयोगी उनको भी बैठाया गया और भूमिका दी गई, तो कितना शानदार दृश्य था कि हम अपने सहयोगियों को मंच पर बैठाकर साथ में लेकर चलते हैं, जबकि हम खुद अपने बलबूते हम पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन हम अपने सहयोगियों का सम्मान करना नहीं भूलते हैं। उनसे जो है दिया भी जलवाया गया और उनको बैठकर भाषण भी दिलवाया गया। आज मंच पर उनकी उपस्थिति बड़ी ही सराहनीय रही। तो इसी तरीके से कल मंत्रिमंडल भी देखने को मिलेगा कि हमारे पुराने लोग जो है अपने अपनी जगहों पर पाए जाएंगे और जो नए चेहरे जीत कर आए हैं उनको भी सम्मान मिलेगा महिलाओं के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।